गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिक्स को हिला दिया। एक तरफ आज़ादी की डिमांड बढ़ रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार रिफॉर्म्स का प्रॉमिस कर रही थी। लेकिन क्या ये रिफॉर्म सच में पावर देने के लिए थे या सिर्फ इंडियंस को कंफ्यूज करने के लिए? आज हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सब कुछ स्टार्ट होता है एक अनाउंसमेंट से। 1917 में एडविन मॉन्टेग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा, इंडिया को ग्रेजुअली सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, ब्रिटिश को अचानक इंडियंस को पावर देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 3 मेजर रीज़न थे। पहला, वर्ल्ड वॉर 1 का प्रेशर। इंडियंस ने पैसा, सोल्जर्स और रिसोर्सेज दिए, बदले में इंडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे पॉलिटिकल राइट्स। दूसरा, नेशनलिज्म का राइज। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्ट्रांग हो रही थी। लोग अब सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं, सेल्फ रूल चाहते थे। तीसरा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। ब्रिटिश को डर था कि अगर रिफॉर्म्स नहीं दिए तो रेबेलियन हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश ने एक प्लान बनाया, इंडियंस को थोड़ा पावर दो पर फुल कंट्रोल अपने पास रखो। बैकग्राउंड, इस एक्ट को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक। 1909 एक्ट ने क्या दिया? इंडियंस को काउंसिल में एंट्री, लेकिन सिर्फ एडवाइजरी रोल। रियल पावर अभी भी ब्रिटिशर्स के पास थी। और सबसे डेंजरस चीज़, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए। इससे क्या हुआ? हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवीज़न स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्ट्रांग हो गई। 1919 एक्ट बेसिकली 1909 एक्ट का एक्सटेंशन था, बट थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन। कुछ फीचर्स, जैसे अब ब्रिटिश ने क्या चेंजेस लाए? डायरकी सिस्टम, बाय कैमरल लेजिस्लेचर, डायरेक्ट इलेक्शंस, एक्सपैंडेड काउंसिल्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू। सुनने में मॉडर्न लगता है, बट रियलिटी में ये एक इल्यूजन ऑफ पावर था। डायरकी का मतलब है डबल गवर्नमेंट। ब्रिटिश ने प्रोविंसेस में सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रिजर्व सब्जेक्ट जो ब्रिटिशर्स के पास थी, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, रिवेन्यू, यानी पावर का कोर पार्ट ब्रिटिश के पास ही रहा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इंडियंस के पास, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडियन मिनिस्टर्स को दिया गया। बट ट्विस्ट क्या था? गवर्नर किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था, मतलब पावर दी भी और ले भी ली। इसीलिए डायरकी को फेलर माना गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश ने बोला, हम प्रोविंसेस में इंडियंस को पावर दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिस्टम क्या था? गवर्नर अल्टीमेट अथॉरिटी और मिनिस्टर्स लिमिटेड पावर। अगर मिनिस्टर को कोई डिसीजन ले, गवर्नर बोले नो, तो सब खत्म। इसको बोलते हैं फेक डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में सिस्टम और भी टाइट था। इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरल लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ सिस्टम, अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस। लेकिन गवर्नर जनरल सबसे पावरफुल थे। वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, मतलब डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर पर डिक्टेटरशिप का कंट्रोल। इलेक्टोरल सिस्टम, 1919 के एक्ट ने इलेक्शंस तो इंट्रोड्यूस किए, लेकिन क्या ये फेयर थे? नहीं, क्योंकि वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे। सिर्फ रिच और एजुकेटेड लोग वोट कर सकते थे। और सबसे बड़ा इशू, सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू, मुस्लिम, सिख, यूरोपियंस। रिजल्ट, इंडियन सोसाइटी और डिवाइड हो गई। अदर प्रोविजंस, पहला, पब्लिक सर्विस कमीशन, आज के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का बेस। दूसरा, बजट डिस्कशन अलाउड, बट फाइनल डिसीजंस ब्रिटिश का ही रहता था। तीसरा, हाई कमिश्नर इन लंदन, इंडिया के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हाई कमीशन जो है लंदन में बैठी थी। ये सब रिफॉर्म्स अच्छे लगते हैं, बट रियल पावर स्टिल ब्रिटिश के पास ही थी। इंडियन लीडर्स ने इस एक्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डायरकी फेल्ड, नो रियल पावर, ब्रिटिश कंट्रोल मेंटेन, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कंटिन्यू। महात्मा गांधी ने भी इसको अपोज किया और इसी डिसैटिस्फैक्शन से स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये एक्ट इंपॉर्टेंट था? यस, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेल्फ गवर्नमेंट। इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियंस को गवर्नेंस का एक्सपीरियंस मिला, लेकिन ये एक्ट हाफ हार्टेड रिफॉर्म था। ब्रिटिश का मेन एम था, इंडियंस को सेटिस्फाई करो पर पावर मत दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने एक बात क्लियर कर दी, ब्रिटिश कभी वॉलंटरी पावर नहीं देने वाले थे। और इसी रियलाइजेशन ने इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल को और तेज कर दिया, जिसका रिजल्ट था पूर्ण स्वराज की डिमांड।